बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग फार्माकोलॉजी में जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एनेस्थेटिक्स। ठीक है, इसके बाद आपके 3 से 4 टॉपिक्स और हैं और वो रह जाएंगे और उसके बाद आपका फार्मा का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि एनेस्थीसिया के अंदर जो है वो यूज़ होती होंगी। एनेस्थीसिया क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ड्यूरिंग सर्जरीज हम लोग जो है वो एनेस्थीसिया का जो है वो इस्तेमाल करते होते हैं सो दैट के वो अनकॉन्शियस हो जाए और पेन जो है वो पेशेंट फील ना करे। ठीक है, पहले अगर इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूं कि एनेस्थीसिया जो है वो स्टार्ट कैसे हुए थे, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि ड्यूरिंग सर्जरी जो थी ना वो एनेस्थीसिया तो डिस्कवर हुआ नहीं था, तो वो लाइव होती थी। अब पेशेंट का अगर पाँव कटना है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो पाँव काट उसके सामने कट रहा है वो और उसे पेन भी हो रही है, चीखें भी वो मार रहा है, लेकिन क्या करें अगर पाँव नहीं काटेंगे तो ज़ख़म फैल के जो है वो नासूर की तरह उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा जहर और वो मर जाएगा। तो उसकी जान बचाने के लिए उसके पाँव काटना पड़ता था और उसको इतनी पेन से जो है वो गुजरना पड़ता था। इस चीज़ को देखते हुए जो है वो एनेस्थीसिया जो है वो बनाए गए कि वो पेन जो है उसकी जो शिद्दत है उसे कम कर सकें, और अगर पेन हो भी रहा है तो उस वक्त ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेन हो रही है, आप हिलोगे जिलोगे अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे तो उससे अगर हमने थोड़ा सा पार्ट काटना है गलती से ज़्यादा भी कट सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए एनेस्थीसिया ईजाद हुए। स्टार्ट में जो एनेस्थीसिया हुए थे उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे कि जैसे हर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है तो इसी तरह एनेस्थीसिया के भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। उससे उस वक्त तो पेन की रिलीफ कम हो जाती, पेन रिलीफ हो जाता था, पेन की जो शिद्दत थी वो कम हो जाती थी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने आते थे कि बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकली एंड न्यूरोलॉजिकली बहुत से चेंजेस हो जाते थे, तो जो कि लेटर ऑन जो है लाइफ के अंदर जो है वो हेल्पफुल नहीं होते थे। ठीक है, अब जो हमारे पास एनेस्थीसिया आ गए हैं वो हमारे पास इस बेसिस के ऊपर जो है वो काम करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हों और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, तो उस बेसिस के ऊपर एनेस्थीसिया जो है वो काम करते हैं। अब एनेस्थीसिया की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो 2 तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, एक हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया होता है और एक हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब ये, जनरल एनेस्थीसिया जो है ना वो देने का मतलब है कि आपने पेशेंट को जो है वो एनेस्थीसिया जो है वो दिया है और उसका ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियस हो गया। अब ब्रेन ने ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, ब्रेन ही जब अनकॉन्शियस हो गया तो आपकी पूरी बॉडी भी जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर चली जाती है, जबकि उससे रिकवरी टाइम जो है उतना ही ज़्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, हम ये लोग आगे स्टेजेस में पढ़ेंगे कि एनेस्थीसिया जो है उसकी क्या स्टेजेस होती हैं एनेस्थेटिक्स की, कि वो किस किस तरह से जो है वो काम करते हैं। तो अब हम लोगों को अगर छोटा सा कोई ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल दांत निकालना है, अब दांत निकालने में पेन तो होती है, अब दांत निकालने के लिए हम लोग उसको जनरल एनेस्थीसिया तो नहीं देंगे ना कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए और वो उसको रिकवर होने में 2 दिन लग जाएँ। ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया जो है उसमें और जनरल एनेस्थीसिया में ये फ़र्क है। फॉर एग्जांपल दांत निकालना है, आपने एनेस्थीसिया जो है वो सिर्फ आपने दांतों में लगाया कि आपका वो वाला एरिया जो है वो सुन्न हो जाए और फिर आपने दांत निकाल लिया ताकि पेन ना हो। फिर उसके बाद जब वो एनेस्थीसिया का जो असर है वो ख़त्म होगा, आपको पेन फील होगा भी तो उस वक्त आप बेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका दांत निकला हुआ है। ठीक है, उसके लिए आपको पूरी बॉडी को जो है वो एनेस्थीसिया देने का या सुन्न करने की ज़रूरत नहीं है, बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आपकी बहुत ही कोई मेजर किस्म की सर्जरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्रेन सर्जरी है या हार्ट सर्जरी है, उसके लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया देना ज़रूरी है सो दैट हार्ट सर्जरी में, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर क्योंकि आपकी रिब्स कटती हैं फिर वो एक्सट्रैक्ट होती हैं, उसके अंदर से फिर सर्जरी होती है, तो ये सारा पेनफुल प्रोसीजर है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, अब एनेस्थीसिया की अगर बात कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया आर द ड्रग्स दैट कैन क्रिएट, अब इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एनेस्थीसिया अगर फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि येस इट इज़ अ गुड एंड सेफ एनेस्थेटिक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स दैट कैन क्रिएट सबसे पहली चीज़ सेडेशन। ठीक है, सेडेशन एंड रिड्यूस एंग्जाइटी।
दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनेजिया। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब है अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया ना, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलेगा। और एमनेजिया का मतलब कि वो कोई चीज़ अगर उसे याद है तो वो उसे टेम्परेरी तौर पे जो है वो भूल जाए। ठीक है, तीसरी हमारे पास आ जाती है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। और चौथी हमारे पास आ जाती है सप्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। ठीक है, अच्छा अब ना हमारे पास दो तरह के यूज़ होते हैं एनेस्थेटिक्स के। एनेस्थीसिया जो होता है, नशा, अगर हम इसे उर्दू में बताएं तो नशा आवर अद्वियात। ठीक है, नशा आवर जो है वो हमारे पास जो मेडिसिन होते हैं उन्हें हम एनेस्थेटिक्स कहते हैं। अब नशे तो मतलब लाइक अगर कोकेन की बात करें और इस तरह के भी जो हैं वो हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो, अब ये जो है ना ये हमारी जो मेडिसिन होती हैं इनके अंदर इनकी बहुत माइन्यूट अमाउंट जो है वो यूज़ होती है जो कि लीथल नहीं होती है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, तो जो लोग नशा करते होते हैं वो जो है उनकी विदाउट एनी मेजरमेंट हाई डोजेस ले लेते हैं तो उनकी डेथ भी कॉज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एवरी ड्रग शुड बी टेकन बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ देयर डॉक्टर्स। अगर हम लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे और अपनी ही तरफ से जो है वो मेडिसिन को जो है मिस एंड मैच करके जो है, अगर हम लोगों को लग रहा है कि भाई बड़ी एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गया है, डॉक्टर ने कहा एक गोली लेनी है भाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है डिप्रेशन तो मैं 2-3 ले लेता हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, मेडिसिन जो हैं वो जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हों उसी के मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही लेनी चाहिए। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करते तो दैट कैन बी लीथल और वो आपको आपकी डेथ के करीब लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ज़रा लेवल्स ऑफ सिडेशन के। ठीक है, लेवल्स ऑफ सिडेशन। अब हमारे पास जो लेवल्स हैं ना यहाँ पे वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास मिनिमल लेवल होता है जिसके अंदर पेशेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सर में दर्द हो रही है या हमें हल्का सा एंग्जाइटी का अटैक हुआ है तो आपने वो मेडिसिन ली है तो आपकी वो एंग्जाइटी दूर तो हो रही है, साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। जैसे खांसी के जो ज़्यादातर कफ सिरप्स होते हैं उनके अंदर नींद की दवाई होती है। ठीक है, क्यों होती है? ताकि आप रेस्ट करें, सो जाएं और आपकी जो खांसी वगैरह है वो ना हो, क्योंकि जितना आप कॉन्टीन्यूसली एक्टिव रहेंगे, बोलेंगे तो आपको खांसी जो है वो ज़्यादा आएगी। तो खांसी की दवाइयों में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स थोड़ी नींद की दवाई होती है, लेकिन उसको पीने के बाद अब बिल्कुल ही ये नहीं होता कि इर्द गिर्द के अपने माहौल से बिल्कुल ही आप जो है वो क्या कहते हैं अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आपको पता ही ना होगा आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता, उसके अंदर हल्की सी मिनिमल आपको सिडेशन हो रही होती है, लेकिन आपको अपने इर्द गिर्द आप एंक्शियस होते हैं इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक कि अच्छा आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं या आप जो है वो किसी भी एक्शन को रिएक्शन के तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक हमारे पास मिनिमल होता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मॉडरेट उससे थोड़ा सा अपर लेवल होता है, फिर उसके बाद डीप आ जाती है सिडेशन, और सबसे ज़्यादा जो है वो जनरल सिडेशन आ जाती है जिसके अंदर हम लोग अनरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं टू द पेनफुल स्टिमुलाई, कि यहाँ पे अगर आगे कोई हमारी छुरी भी चला देगा ना तो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो लेवल्स में हमारे पास सबसे पहला लेवल है मिनिमल, फिर हमारे पास है मॉडरेट, फिर है डीप और सबसे एंड पे है जनरल। ठीक है, ये हो गए हमारे पास लेवल्स ऑफ सिडेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ स्टेजेस। अब ये आपने ना ध्यान रखना है स्टेजेस एंड लेवल्स में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? जैसे अगर आप एक गेम खेलते हैं, ठीक है, अब गेम जो है आप उसके एक इजी लेवल होता है, फिर उसका जो है मॉडरेट लेवल, फिर उसका जो है वो बहुत ज़्यादा टफ किस्म का लेवल होता है। ठीक है,
तो उस इजी वाले लेवल में भी आपको होगा कि अच्छा पहले आपने इस साइड पे जाना है, फिर इस साइड पे कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, फिर आपने यहाँ पे जाना है, फिर एंड पे जो है वो आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो उस इजी लेवल के जो आपने फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, फिर फोर्थ पे जा रहे हैं, एंड पे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो आपके उस फर्स्ट लेवल की स्टेजेस हैं, ठीक है। जबकि आपके जो टफ लेवल है वो क्या है, ईजी, मॉडरेट और टफेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास एक ए है, एक बी लेवल है और एक सी लेवल है, ठीक है। इस ए लेवल में भी पहले आपने इसे ए के पास जाना है, फिर आपने बी के पास जाना है, और फिर आपने स्मॉल बी के पास, और फिर आपने सी के पास जाना है, और फिर आपकी एंड आ जानी है। तो ये जो है ना, ये इस ए लेवल की स्टेजेस हैं, जबकि ये जो हैं ये आपके क्या हैं, लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आई है। तो यहाँ पे ड्रग्स की भी लेवल्स जो हैं वो हमारे पास मिनिमल, मॉडरेट, डीप एंड जनरल हैं, जबकि उस मिनिमल के अंदर भी आगे से जो स्टेजेस होंगी, स्टेजेस जो हैं वो इन चारों में होंगी और वही वाली स्टेजेस होंगी। और ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जो स्टेज है हमारी वो है इंडक्शन, फिर आपकी है मेंटेनेंस और तीसरी है रिकवरी। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग की, यानी आपने जब आपने इंड्यूस कराई है, फिर आपकी है मेंटेनेंस, और तीसरी वाली है रिकवरी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडक्शन की। जब आप एनेस्थीसिया को देते हैं पेशेंट को, तो वो जो आप एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इंडक्शन करा रहे हैं उसकी, तो वो जो है वो हमारे पास इंडक्शन में आ जाती है। अब आप उसे इंडक्शन किस तरह करा रहे हैं, उसके अंदर किस तरह डाल रहे हैं, या तो आप उसे नाक के ज़रिए दे रहे हैं, ठीक है, इन्हेलेशन, या फिर आप उसे इंजेक्शन के ज़रिए दे रहे हैं, उसकी आईवी, तो वो इंट्रावीनस हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो हैं उसे किस तरह दे सकते हैं, उसके अलावा आप उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, यानी कि उसका ब्रेन जो है वो सिडेट करा दें, ठीक है। उसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक्स में हमारे पास दो तरह से आ जाते हैं, अमाइड्स आ जाते हैं और ईस्टर आ जाते हैं। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो कॉमन ड्रग्स जो है वो एनेस्थीसिया की कौन कौन से और किस किस तरह से यूज़ हो सकती हैं, एनाल्जेसिक्स जो हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को स्टेजेस की समझ आ जाए। इंडक्शन में क्या होते हैं, एंट्री ऑफ द ड्रग। मेंटेनेंस में क्या है, अब वो हर ड्रग का जो है वो एक टाइम पीरियड होता है कि उसने कितने टाइम तक जो है वो असर करना है, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं वो 1 घंटे तक असर करती हैं, कुछ 2 घंटे तक असर करती हैं, कुछ 3 घंटे तक असर करती हैं। तो उस अगर हमने कोई भी सर्जरी करनी है तो हमें सर्जरी का टाइम पीरियड पता है कि अच्छा ये सर्जरी जो है ये 4 घंटे चलेगी या 5 घंटे चलेगी। फिर हम उसके मुताबिक जो है ना क्या कहते हैं, ड्रग का जो है वो चूज़ करते हैं कि कौन सी ड्रग जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन करानी है, सो दैट के पेशेंट जो है ड्यूरिंग सर्जरी जाग ना जाए, ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब है कि हमने दे दिया, अब वो उस टाइम पीरियड को मेंटेन रखे, उस टाइम पीरियड तक अपना असर रखे, दैट इज़ मेंटेनेंस, ठीक है। जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं रिकवरी की, कि अब पेशेंट जो है उस अनकॉन्शियस स्टेट से जो हमने उसे मेंटेन करवाई हुई थी जब हमने उसे एनेस्थीसिया दिया था, अब उससे उसने वापस आना है कॉन्शियस की तरफ। तो वो जो स्टेज होती है कि वो कॉन्शियस की तरफ आए और हमें पता है कि अच्छा ये ड्रग जो है वो 4 घंटे तक मेंटेन करेगी अपना असर, और उसके बाद जो है वो आधे घंटे तक जो है वो पेशेंट वापस आ जाएगा, आंखें खोल लेगा, लेकिन उसे नॉर्मल होते होते जो है वो कितना टाइम लग जाएगा, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, कि वो फुली अवेयर हो जाए अपने इर्द गिर्द से और सबको पहचानने लग जाए, दैट इज़ रिकवरी। तो ये हमारी 3 स्टेजेस होती हैं जो कि हमारे पास हर लेवल ऑफ एनेस्थेटिक्स के अंदर जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एनाल्जेसिक्स कौन कौन से नॉर्मली यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास जो एनाल्जेसिक यूज़ होती है ना, वो हमारे पास है एसिटामिनोफेन, ठीक है। एसिटामिनोफेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होती है, और उसके बाद हमारे पास सेलिकॉक्सिब है, गाबापेंटिन है, कीटामाइन है, ओपियोइड्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 ड्रग्स हैं। एसिटामिनोफेन, सेलिकॉक्सिब,
तीसरे नंबर पे है हमारे पास गाबापेंटीन, कीटामाइन, कीटामाइन, और पांचवें नंबर पे हमारे पास जो ड्रग आ जाती है वो है ओपियोइड्स। ठीक है, ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास एनेस्थेटिक्स है ना वो ये यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हम लोग इनके बात कर लेते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होती हैं। MOA, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो हमारे पास है सबसे पहले इनहेलेशन, ठीक है, ये जनरल एनेस्थीसिया की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है इंट्रावीनस, ठीक हो गया। फिर तीसरी जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। और अब हम बात कर लेते हैं लोकल, यहाँ पर जनरल थी। लोकल हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास अमाइड्स हैं और दूसरी हमारे पास है ईस्टर्स। ठीक हो गया। अब जो एनेस्थेटिक्स है ना हमारे पास, जो जनरल हमारे पास हम लोग लेते हैं, लोकल में तो समझ आ गई ना कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया को करना है, उंगली का ऑपरेशन करना है, सिर्फ यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे, उंगली सुन्न हो जाए, यहाँ पे कर दिया, दांत निकालना है यहाँ पे, ये लोकल हो गया। जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया हमारी बॉडी के हर जो ऑर्गन है उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है। अब कौन से ऑर्गन पे वो किस तरह इफेक्ट करती है वो हम लोग अब देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेल्ड जनरल एनेस्थीसिया, इसके लिए मैं आपको अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। इसके अंदर हम लोग सबसे पहली जो है वो हमारे पास आ जाती है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाती है ब्लड प्रेशर, तीसरी हमारे पास आ जाती है चीज़ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, चौथी हमारे पास आ जाती है, पांचवी आ जाती है। चौथी हमारे पास चीज़ जो आ जाती है वो है हमारे पास हेपेटिक टॉक्सिसिटी, यानी कि लीवर टॉक्सिसिटी, और चौथी जो हमारे पास आ जाती है वो है रीनल टॉक्सिसिटी, कि हमारी किडनीज के ऊपर भी जो है वो इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अब कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो हमारे ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं। इसके अंदर हमारे पास आइसोफ्लोरेन है जो कि हमारे पास एज ए एनेस्थीसिया यूज़ होती है। फिर हमारे पास डेस्फ्लोरेन है और फिर सीवोफ्लोरेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइसोफ्लोरेन, फिर हम लोग कर लेते हैं डेस्फ्लोरेन, और फिर हमारे पास आ जाती है सीवोफ्लोरेन। ठीक हो गया। अब आइसोफ्लोरेन जो है वो कार्डियक आउटपुट के ऊपर, ये तीनों जो हैं ये हमारे कार्डियक आउटपुट के ऊपर जो है वो किस तरह इफेक्ट करती हैं कि ये हमारे कार्डियक आउटपुट को जो है वो डिक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपी की, ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है
वो हमारे पास आइसोफ्लूरेन जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो तीनों में जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये भी डिक्रीज़ करेगा और ये भी हमारे पास डिक्रीज़ करेगा, सीवोफ्लूरेन भी जो है। रेस्पिरेटरी में जो है वो हमारे पास आइसोफ्लूरेन और डेस्फ्लूरेन जो है ना वो रेस्पिरेटरी जो है उसको तेज़ करता है, जबकि सीवो जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। ये दोनों इंक्रीज़ करते हैं रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, बाकी जो है सीवोफ्लूरेन जो है उसे डिप्रेस यानी कि डिक्रीज़ कर देता है। हेपेटिक टॉक्सिसिटी जो है तीनों की तीनों ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा करती हैं, और जो रीनल टॉक्सिसिटी है वो भी हमारे पास तीनों ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि उस वक्त पेन मैनेजमेंट जो है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको साथ में दूसरी मेडिकेशन के साथ जो है ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो एनेस्थीसिया होता है उसके साथ एक और मेडिकेशन ऐड करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एनेस्थीसिया एडजंक्ट, ठीक है, या फिर हम उसे एनेस्थेटिक एडजंक्ट भी बोल सकते हैं। वो हम लोग ओरली देते हैं पेशेंट को पहले ही, और वो हमारे जीआईटी, मोटिलिटी और बाकी सारी जो कंडीशंस होती हैं उनको जो है वो देखता है। फॉर एग्जांपल हाँ, जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, एंग्जाइटी है और एनाल्जीजिया जो भी हमने उसे दिया है, इन सब को जो है वो मेंटेन करती है, इन सब के साथ जो है मिलके काम करती है। और क्या करती है कि एडजंक्ट्स आर यूज्ड इन कोलैबोरेशन टू हेल्प मेक द एनेस्थेटिक एक्सपीरियंस सेफ एंड प्लेजेंट। सेफ के जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम से कम करे और प्लेजेंट बनाए कि पेशेंट जो है जब उठे तो उसको बहुत ज़्यादा पेन जो है वो ना हो, और उसके अलावा भी बाकी जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया एडजंक्ट्स। अब एनेस्थीसिया एडजंक्ट्स जो है वो हम लोग जीआईटी के थ्रू देते हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ मेडिकेशन या एनेस्थीसिया ऐसे होते हैं जिससे ना पेशेंट जो है वो रिएक्ट कर जाता है, पेशेंट की बॉडी जो है वो रिएक्ट कर देती है। अब देखें, कोई चीज़ आपकी बॉडी में जब तक जाएगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए रिएक्टिव है कि नहीं है। तो ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी से पहले अगर पेशेंट को जो है वो पैच टेस्ट इसका किया जाता है कि इस एनेस्थीसिया से कहीं से कोई एलर्जी तो नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि पेशेंट को वो बहुत थोड़ी अमाउंट में दिया था तो उस वक्त कोई एलर्जी का रिएक्शन शो नहीं होता। बाद में जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो ज़्यादा अमाउंट में दे देते हैं, तो उस वजह से पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस वजह से पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। और उस डेथ की क्या रीज़न होती है कि वो एलर्जिक टू एनेस्थीसिया था, ठीक है। उसमें अपना डॉक्टर का कसूर होता है ना पेशेंट को कसूर होता है, ठीक है। मैंने इस तरह के भी केसेस देखे हैं कि उसके अंदर पेशेंट जो है वो सिर्फ एक फ्रैक्चर की वजह से आया था और उस फ्रैक्चर को उन्होंने सर्जरी के थ्रू जो है फिक्स करना था। तो जब पेशेंट को जो है वो एनेस्थीसिया देखने में कोई नॉर्मल सा ये सर्जरी है, कोई इतनी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है जिसके अंदर जो है वो लीथल किस्म की या डेंजरस किस्म की हो कि डेथ जो है कॉज होने के चांसेस हो जाएं। पेशेंट के पेरेंट्स ने जो है वो कहा कि ठीक है आप कर लें सर्जरी, कोई मसला नहीं है। पेशेंट को अंदर ओटी में लेके गए, वहाँ पे उसको जो है वो ऑपरेट करने के लिए एनेस्थीसिया दिया और एनेस्थीसिया से रिएक्टेड जो पेशेंट की डेथ हो गई। अब बाहर आके डॉक्टर क्या बताएं कि भाई आपका बेटा सही सलामत अंदर गया था, उसका बिल्कुल हाथ जो है सिर्फ फ्रैक्चर था, बाकी वो बिल्कुल ठीक था और अब उसकी डेथ हो गई है। तो ये इस तरह की बैड न्यूज़ ब्रेक करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है पेशेंट डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के रिलेटिव्स के सामने, क्योंकि उसमें ना डॉक्टर का कोई कसूर होता है ना उन पेरेंट्स का कोई कसूर होता है, कोई भी नहीं जानता होता कि जी इस तरह की जो है वो मिसहैप हो सकता है। तो एनाल्जेसिया जो है या एनाल्जेसिक्स जो है ना, ये हमारे पास एनेस्थीसिया जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, इनको समझने अभी भी लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए इसीलिए स्पेशली जो है वो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, एनेस्थेटिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि पेशेंट को जो है वो उसकी बॉडी और उस तरह की टाइप देख के फिर इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं वो बनाते हैं कि वो उनकी बॉडी के ऊपर रिएक्शन शो ना हो, ठीक है। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।